₹15 मैं उनसे चॉकलेट खाने के लिए मांग लूं तो मुझे पता है कि अगले दिन घर में राशन नहीं आएगा। पैर की उंगली टेढ़ी होने से आप आर्मी में नहीं जा सकती। मैंने तो सपना देखा था, मैं उस सपने को जीना चाहती थी। अजीब से इंसान से जिससे आप कभी नहीं मिली, उससे आपकी जिंदगी ऐसे थमा दी जाती है। गैंगरेप जिन्होंने किया था वो काफी रसूखदार लोग थे, उनसे सवाल करने का हक उनके पिताजी के पास भी नहीं था। अगर मैं वहां पर स्टैंड लेकर लड़ी ना होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। जब मेरी खुद का कोई भविष्य नहीं था, आज मैं एक मिडिल क्लास में पैदा हुई। मम्मी पापा और एक भाई एक बहन थे। सबसे छोटी मैं थी। बहुत छोटी उम्र में थी तब मेरे पिताजी चले गए। उसके बाद से जिंदगी बड़ी दुखद हुई, क्योंकि कुछ था ही नहीं, कोई था ही नहीं हमें संभालने वाला। मम्मी भी यहाँ की थी नहीं, उत्तर प्रदेश की है नहीं, मेरी माँ आंध्र प्रदेश की है। जब बगल के बेंच पे बैठी हुई एक लड़की चॉकलेट खा रही होती थी तो मुझे भी मन करता था, लेकिन उतना कुछ नहीं था अपने घर। मेरी मम्मी ना 3 घंटे में एक फॉल लगाती थी एक साड़ी का, जिसका मात्र ₹15 मिलता था। और अगर वो ₹15 मैं उनसे चॉकलेट खाने के लिए मांग लूं तो मुझे पता है कि अगले दिन घर में राशन नहीं आएगा, ऐसा कुछ था। वो वाला शेक जो है वो देखने में इतना अच्छा लगता है, पता नहीं पीने में कैसा लगता होगा। ये मैंने देखा है बचपन में। और जब बगल में कोई पी रहा होता था तो उसके चेहरे से देखा जाता था, अच्छा तो ये मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत अच्छा लगता होगा। ये बचपन में मैंने देखा है। मम्मी घर में सिलाई का काम उन्होंने शुरू किया ताकि बच्चों को पढ़ा सके। 3 बच्चे हैं और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और मेरी माँ ये अकेले कर रही थी। फिर मम्मी ने हमें पढ़ाने के लिए सिलाई शुरू किया। मतलब मैंने तो कई बार ये देखा है कि रातों की नींद भी मम्मी ब्लाउज और पेटीकोट सिलते निकाला है। फॉल लगाती थी वो और हमें पढ़ाती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि हमारे स्कूल में एनसीसी आया। फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। मुझे पता भी नहीं था ये होता क्या है, लेकिन वहां पर जाकर मुझे लगा कि ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे करनी थी। क्योंकि मैंने अपने घर में देखा था कि जब लड़कियों की बात आती थी तो उन्हें एक ड्रेस कोड होता था कि लड़की है तो सूट सलवार में ही होगी, किसी जो मेहमान आएंगे उनसे ज्यादा नहीं बोलेगी। लड़की है तो अगर कोई नया है या कोई लड़का है तो उससे मुस्कुरा कर बात नहीं करेगी, क्योंकि अगर लड़कों से मुस्कुरा कर बात कर दे तो एक छवि बना ली जाती है उनकी कि ये लड़की जो है ना वो बहुत अजीब टाइप की है। मतलब हमारे समाज में लड़कियां जो हैं वो सूट सलवार में एक सीधी संस्कारी बनकर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर लड़कियां अपने हक के लिए बोलने लगे कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे रहना है, तो वो बुरी कहलाती हैं। लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं था, इसीलिए शायद मुझे वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता था। वहां पर हमें बहुत चीजें सिखाई गई। हमें यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मुझे वो इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहां पर अगर आप लड़कों से बराबरी नहीं कर सकती तो वहां पे टीचर खुद कह देते थे कि अगर लड़की बनना है तो घर जाओ, अगर राइफल लेके लड़कों को दौड़ना है तो लड़कियों को भी दौड़ना है। फिर वहां से मैंने एक सपना बुना कि मुझे आर्मी में जाना है, और उसका रीजन ये था क्योंकि मेरे मोहल्ले में जहां हम रहते हैं वो एयरफोर्स कॉलोनी के बीच में था। तो रोज सुबह जब हम उठते थे तो यूनिफॉर्म में टहलते घूमते लोग नजर आते थे, और उनकी यूनिफॉर्म देखकर लगता था कि देश सेवा करनी है। तो वहां से एक सपना मैंने अपने भविष्य के लिए मैंने एक सपना चुना, और वो था कि मुझे देश सेवा करनी है। उसके लिए मैंने 8th क्लास से ही तैयारी शुरू की, और 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, इतना समय मैंने सिर्फ एक एम के लिए दिया जिसको मैं जीना चाहती थी। कोई दुनिया ही नहीं अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों उसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी उसके आगे। और मेरा सपना पूरा होने वाला ही था। मुझे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एक मौका मिला एसएसबी के थ्रू, डायरेक्ट इंटरव्यू में मुझे बुलाया गया, और संजोग से मेरा एक मेडिकल क्रॉस हो गया, दूसरा मेडिकल क्रॉस हो गया, और तीसरे मेडिकल में मुझे अब कॉल लेटर मिलने वाला था। मैं वो सब कुछ पाने वाली थी जो मुझे मिलने वाला था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। लेकिन अचानक से जिस दिन अगले दिन हमें कॉल लेटर मिलने वाला है, उस दिन रात में एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें करीब 116 बच्चों को बेवजह ही कोई रीजन नहीं बताया गया। अब जैसे मेरा रीजन ये था कि मेरी पैर की उंगली टेढ़ी है, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये सपना देखते वक्त ये नहीं सोचा था, या मुझे ये नहीं बताया गया था कि पैर की उंगली टेढ़ी होने से आप आर्मी में नहीं जा सकती। मैंने तो सपना देखा था, मैं उस सपने को जीना चाहती थी, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। वहां से जब वापस लौट के आए तो 2 महीने तक ना मतलब जिंदगी में कुछ था ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मतलब लगता था कि जिंदगी बची ही नहीं है। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ के साथ बहुत बुरा कुछ किया है। मतलब मैंने पढ़ाई
को वैसे भी पहले से भी पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली नहीं थी मैं, और तब तो और नहीं लेती थी क्योंकि सपना ही नहीं बचा जिंदगी में, वो पाना था जो है ही नहीं, अब क्या करें, किसके लिए पढ़े, कुछ नहीं बचा था मेरी जिंदगी में। तो अगर मुझसे कोई बोल देता था कि बेटा अब ग्रेजुएशन पूरा कर लो, तो मुझको लगता था क्या करूंगी पूरा करके, जब जो जो पाना है वो पा ही नहीं रही तो क्या करूंगी करके। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ बहुत गलत किया, मैं पढ़ना एकदम छोड़ दी और कोई एम नहीं बचा था। तो एक सोल्यूशन निकला मेरे घर की तरफ से कि गांव जाके रह लो, गांव में जरूरत भी थी एक लड़की की, चाची थी नहीं तो चाचा के बच्चों को पालने के लिए मुझे गांव भेज दिया गया। जब मैं गांव गई ना, तब मुझे पता चला कि जिंदगी में ना आप जो जी रहे होते हैं उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं चलती। जब हम शहर में थे तो हम हमारे दोस्त का फोन आ जाए या कहीं भी, तो हम एक बार मम्मी को बोल के निकल सकते हैं कि मम्मी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। लेकिन आप सोचिए कि आप किसी जेल में चले जाएं, वहां पे आप कितने भी बहाने लगा लें, आप बाहर नहीं निकल सकते। वैसा कुछ था मेरे घर में। जब मैं अपने गांव गई, वहां पर एक आप इंडिया देखते हैं और एक आप भारत देखते हैं, वो मैंने देखा है गांव में। मेरा जो शहर वाला घर है वो इंडिया में है, लेकिन हम जहाँ गांव गए वो भारत था। जो भारत आप किताबों में पढ़ते हैं ना, जो आप आर्टिकल 15 जैसी पिक्चर देखकर बोलते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी जमाने की पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा रियल है। आज भी हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो घूंघट उठाकर इस दुनिया को नहीं देख पा रही हैं, ये सच है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने जिया है, और अगर मैं किसी को बोलूं कि ऐसी भी दुनिया है तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मैं जी हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब बाहर निकलती थी, अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलती थी, तो गांव के अगल बगल के लोग ये कह दिया करते थे कि लड़की है और लड़का बनने की कोशिश कर रही है। अगर मुझे गाना गा के तेज से गाना गाने का मन होता था तो मैं नहीं गा सकती थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उसके लिए भी कमेंट करते थे। आपके कपड़े से आपकी पहचान तय की जाती थी। शहर की लड़की है ना, ये समझ नहीं पाएगी वो। इस तरीके के ताने मैंने सुने हैं, और मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी गलती क्या है। अगर मैं खुल के गाना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? कौन कौन अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जीना चाहता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं समझा पाती थी जो लोग मेरे पे हमेशा सवाल खड़ा करते थे। फिर धीरे धीरे उस माहौल में मैं ढलने की कोशिश करने लगी। जो मैं अपने घर में तेज आवाज में बोलती थी, जो हमें कमांड देना सिखाया जाता था एनसीसी में, उस आवाज को भी कम करने की कोशिश की। मैंने जब अपना सपना छोड़ा ना, तो अपनी जिंदगी को भी बदलने के लिए धीरे धीरे तैयारी होने लगी। तो पर गांव पर आकर जब मैं उन लड़कियों को देखी ना जो मेरी तरह थी, उनकी जिंदगी आप जैसी नहीं है, उनकी जिंदगी मेरी तरह नहीं है। उनकी जिंदगी ऐसी है ना कि उनके कोई सपने ही नहीं है। अगर वो थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, 9th या 10th में चली जाती हैं, उसके बाद उनके सिर्फ एक सपने होते हैं कि उन्हें ससुराल जाना है। उसके लिए वो बक्से तैयार करती हैं, स्वेटर बुनती हैं। आप खुद सोच कर देखिए, क्या किसी 13, 14, 15 साल की लड़की आपके आस पड़ोस में ऐसा कर रही है? नहीं करती है, क्योंकि उनको वैसा माहौल ही नहीं मिला ना। वो समझ ही नहीं पाई कि हाँ, एक लड़की है वो भी पिक्चर देखने जा सकती है। एक लड़की है वो अपने पिता के बगल में बैठकर अपने उज्जवल भविष्य के बारे में डिस्कस कर सकती है। क्या आपके घर में ऐसा होता है? होता होगा, लेकिन मेरे गांव में नहीं होता है। मेरे गांव में लड़कियां पिता के बराबर बैठकर खाना नहीं खा सकती। मेरे गांव में अगर लड़कियां खाना खा रही हैं और अगर बगल का कोई आ गया है तो उसको वो प्लेट लेकर उठ जाना है, क्योंकि कोई उसे देख ना ले खाना खाते हुए। खाना खाना जुल्म है क्या भाई? लेकिन ऐसा होता है हमारे गांव में आज भी। जब आप समझदार हो रही होती हैं, तब आपके ऊपर आपके पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी जाती है, वो भी वो घर ना जहां आप कभी गए नहीं है। एक पता नहीं अजीब से इंसान से जिससे आप कभी नहीं मिली, उससे आपकी जिंदगी ऐसे थमा दी जाती है, और पूछा भी नहीं जाता है कि बेटा तुम उसके साथ जाना चाह रही हो या नहीं। ये सब कुछ मैं अपने गांव में देख रही थी। मैं जी रही थी उसको। भले मेरी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं उन तमाम बच्चियों को देख रही थी। स्कूल जाना आपको लगता है कि ये सबके लिए सामान्य सी बात है, मेरे गांव में वो भी हक सबके पास नहीं है। जो हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो घूंघट में जो औरतें देखते हैं उससे वो पता लगा लेते हैं कि फलनवा बहू है। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिससे हम और आप मिलकर ही लड़ सकते हैं। क्योंकि शुरू से वो जो ट्रेनिंग हमें मिली थी उसमें ये बताया गया था कि परिस्थितियां जितनी भी कठिन हो, आपको बैठना नहीं है, आपको लड़ना है। बस ये इतना पता था, ये माइंड में सेट था। फिर मैंने कुछ सोचा, करें क्या करें क्या करें क्या, क्योंकि मैं अपने घर में अपने लिए तो लड़ नहीं सकती। मैं कैसे बोलूंगी अपने चाचा से कि मुझे ये सूट पसंद नहीं आता है, मैं दुपट्टे में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं उनसे कैसे बोलूंगी
कि मैं अगर आपके बगल में बैठ जाती हूँ तो मैं आपसे अपना हक ही मांग रही हूँ, आपको मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ये सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं था, पर मैंने उसके लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी। मैं आपको बताऊं तो मेरे परिवार में भी मुझे बहुत डांटा गया, और इस जो क्रांतिकारी स्वभाव था उसकी वजह से मेरी भी शादी तय होने लगी थी। मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरे चाचा ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला शादी के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि अगर तुम शादी के लिए हाँ नहीं करती हो तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और 7 दिन तक वो इंसान खाना नहीं खाए। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो शायद मैं भी उन्हीं लड़कियों की तरह रहूंगी, मुझे भी शायद वही सब कुछ करना पड़ेगा जो जिसको लेकर मैं हमेशा कोसती हूँ कि इन लड़कियों की जिंदगी क्या है, इससे अच्छी जिंदगी मैंने जी है। परेशानी देख के बड़ा डर सा लगता था कि कहीं कभी किसी दिन दबाव में मेरे परिवार वाले मेरी शादी ना कर दें। एक घटना हुई जिसके बाद मेरी शादी तय होने लगी, और जिसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी और एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम भारत एक नई सोच था। गोरखपुर से खड्डा वाले रोड पे नेपाल बॉर्डर पर एक लड़की थी जिसकी उम्र 13 साल की थी, उसके साथ गैंगरेप होता है, और कोई वहां पे कई प्रिंट मीडिया थी, कई डिजिटल मीडिया था, लेकिन कोई वहां नहीं जा रहा था। मैं आपको बताऊं तो जो गैंगरेप जिन्होंने किया था वो काफी रसूखदार लोग थे, उनसे सवाल करने का हक उनके पिताजी के पास भी नहीं था, क्योंकि वो पुलिस के पास जाते हैं, वो एफआईआर लिखाते हैं और पुलिस वाले एफआईआर तक नहीं लिखते हैं। इस देश में ये भी है, आप कानून वानून की बात सोचिए, लेकिन ये रियल था। वो वहां जाते हैं, एफआईआर लिखाते हैं और कोई एफआईआर तक नहीं लिखता, और वो पिता और वो बच्ची परेशान होते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। वो लड़की प्रेग्नेंट भी होती है, और एक समय ऐसा आता है जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है और वो बच्ची उसके पेट में जो होती है वो मर जाती है। उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं उसके बाद ये घटना हमें पता चलती है। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि वो एकदम जंगलों के बीच का रास्ता था। जब वहां पर जा रहे थे तो डर भी लग रहा था कि क्या पता जो खबर बनाने गए हैं कहीं खुद ही कर किसी पेपर में एक कटिंग का खबर ना बन जाए कि 2 पत्रकार यहाँ आए थे एक स्टोरी कवर करने और खुद ही एक स्टोरी बनकर रह गए। लेकिन फिर भी पहुंचे वहां पर, और वहां पर जाके हमने एक स्टोरी कवर की। एकदम दिल से जो मैंने वो चीजें जी थी ना गाँव में, एकदम वो मैंने वैसे ही बोला। मैंने एक सांस में तमाम लोगों से सवाल किया, मैंने प्रशासन से भी पूछा, मैं वहां के विधायक और सांसद को एक सांस में ऐसे बोलते चली गई जैसे मैं वो जी रही थी। उसके बाद उसका रिजल्ट ये निकला कि उस बच्ची को न्याय मिला। जिन लोगों ने उसके साथ रेप किया था आज वो जेल में है, ये मेरी एक जीत है मैं कहूँ। उसके बाद जो एक पंख मिला ना, एक जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा था, लेकिन आज मैं उस एक प्लेटफॉर्म की बदौलत ये कह सकती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ। आज मैं अगर किसी को भी परेशान देखती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उसे वो सब कुछ दिला पाऊंगी या नहीं, मैं उसको न्याय दिला पाऊंगी या नहीं, लेकिन तब भी मैं लड़ने पहुंच जाती हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं रुकी हुई थी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, जब मेरी खुद का कोई भविष्य नहीं था। आज मैं दूसरे के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। ये हथियार पता नहीं कैसे पर मुझे मिला और मैं इसके लिए लड़ रही हूँ। मेरे गांव में एक स्कूल हुआ करता था जहाँ योजनाएं तो बहुत बनती हैं, बताया जाता है कि हर गरीब बच्चों को राशन के लिए खाना मिलना चाहिए, सारी चीजें मिलनी चाहिए, पर मिलता नहीं है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया। मुझे कोई रूल पता नहीं था कि कैसे किया जाता, बस मुझे एक सीएम हेल्पलाइन नंबर पता था उस समय जब मैंने शुरू किया था। फिर वहां से मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत की और स्कूल वालों के खिलाफ भी एक्शन हुआ, और आज वहां पर रोज मिड डे मील बनता है। और जब मैं गाँव जाती हूँ तो लोग बहुत खुशी से बताते हैं कि बहनी लइकन के खाना मिला था। वो जो बात है ना, वो मुझे बहुत सुकून देती है। अगर आप बार बार ये सोचेंगी कि मेरे पिता या मेरी माता जी जो सोच रही है वो सही है, तो शायद आप आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि एक समय ऐसा आया था मेरी लाइफ में भी, जब अगर मैं ये बोलूं कि मम्मी समाज वालों के दबाव में मेरी शादी तय करने के लिए तैयार थी, लेकिन अगर मैं वहां पर स्टैंड लेकर लड़ी ना होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी ना होती। हर इंसान को ना एक समय आने पर खुद लड़ने की जरूरत है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको उठ के खुद चलना है। जब तक आप अपने पैरों को मजबूत करके आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक कोई आपको मौका नहीं देने वाला है। मुझको कौन गांव में आकर मौका दे रहा था, मैंने खुद तलाशा, मैं खुद आगे बढ़ी और बहुत लड़ाई लड़ी। और कभी कभी तो डर भी लगता है कि जो सपने मैं देख रही हूँ वो मैं पता नहीं कितने दूर तक आगे ले जा पाऊंगी, लेकिन इतना पता है कि जहाँ है वहां हमेशा बेहतर करते रहें तो आगे जिंदगी बेहतर ही होगी। जब आप ये सोच कर आगे बढ़ेंगे तो मुझे भरोसा है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी की बात करूं तो अब अगर कुछ खाने का मन है तो सोचना नहीं पड़ता है। कम से कम अगर आप कुछ देख रही हैं,
और अगर आप चाहती हैं कि वो आप अपने किसी पड़ोस के लिए खरीद लें, तो ये खरीदने के लिए आपको किसी से मांगना नहीं है। ये ताकत मुझे मिली है। और मैं आपको बताऊं कि आज मैंने अपने दम पर एक स्कूटी खरीदी, एक कार खरीदी और आगे सिस्टम वगैरह खरीद के एक सेटअप बनाया है उन तमाम लोगों के सपनों को जीने के लिए जो लोग मेरे लिए गांव में बैठकर देख रहे हैं। अभी भी मेरे गांव की जो चाची और दादी हैं वो कहती हैं कि जब मैं गांव में आती हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब शिकायत करती हैं कि कोटेदार राशन में 5 किलो राशन में से 4 देते हैं, तो मैं जाकर उनसे खड़े होकर सवाल कर सकती हूँ। ये ताकत मुझे उन लोगों से मिली जो लोग मुझे हिम्मत दे रहे थे। तो आज मैं ये कहूँ कि बहुत मजबूत फील करती हूँ। एक समय टूट गई थी, आज बहुत मजबूत फील कर रही हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, बखूबी जी रही हूँ। कुछ भी चाहिए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। और जो लोग ये बार बार कह रहे थे ना कि लड़की नहीं कर सकती, उनको बताना है कि लड़की सब कुछ कर सकती है। लड़की कर रही है तभी तो यहाँ खड़ी है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। तो वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।